दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फार्मर्स एंड गार्डनर्स पर। दोस्तों, हम आपको लगातार हमारे चैनल पर विभिन्न फसलों, फल, सब्जी, अन्य फसलों की सटीक और पूरी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 14 पॉइंट दिख रहे होंगे, जिससे अमरूद की खेती के A to Z जानकारी इसमें कवर हो जाती है। लेकिन आज के इस दूसरे पार्ट में हम आपको सिंचाई, खाद और उर्वरक एवं अमरूद में फसल नियमन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने 5 बिंदु कवर किए थे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पोषक मूल्य, जलवायु, मिट्टी की आवश्यकता, किस्में और बुवाई का समय, रोपण प्रक्रिया। अगर आपको ये जानकारी चाहिए है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई सर्दियों में 15 दिन के अंतराल से हमें थाला में निराई गुड़ाई करके कर देनी चाहिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी में हमें 7 दिन में इसमें थाले में निराई गुड़ाई करके सिंचाई कर देनी चाहिए। अब अगर सिंचाई देने के समय की हम बात करें तो हमें फल लेने के हिसाब से सिंचाई की जाती है इसमें। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर हमें बरसात में फल लेना है, बरसात में अगर फल लेना है तो गर्मी में हमें सिंचाई करनी चाहिए, और अगर हमें सर्दियों में फल लेना है, बरसात में फल नहीं लेना है, तो हमें गर्मी में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बरसात में पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिक सिंचाई हो जाएगी, और सर्दियों में हमें इससे बेहतर फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा शुष्क क्षेत्रों में आप 2-3 तरीके से और काम कर सकते हैं। एक तो ड्रिप सिंचाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लगभग 50 से 60% आपकी पानी बचेगा और उससे 10 से 15% उपज बढ़ती है। इसके अलावा अगर ड्रिप नहीं लगाना है तो आप वहाँ पर नमी संरक्षण के लिए काला एल्काथीन होता है, वो तो काली पॉलीथीन जो होती है बड़ी वाली, लगभग 200 गेज की हम लेके और उसे पलवार बिछाया जा सकता है। अर्थात नीचे उसमें हम जहाँ जहाँ घास उगती है उस वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में हम बिछा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर जल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जल वहाँ से नहीं उड़ता है तो अधिक समय तक वहाँ पर नमी बनी रहती है। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि पौधों के चारों ओर से हम 5% की ढाल बना दें। जब ढाल बनेगी तो वहाँ पर पानी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाएगा, जिसका उपयोग हम बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसमें प्रॉपर सिंचाई और नमी का संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम खाद की बात करते हैं। तो खाद जो है वो हमें इसमें हम समय के हिसाब से खाद की मात्रा देनी पड़ती है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे हमें खाद देनी पड़ती है। खाद को 3 भागों में बांटकर देना चाहिए। जैसे कि अगर 100 किलो खाद देनी है तो 33 किलो 3 बार में हम देते हैं। मतलब 33% हम पहला फरवरी में, फिर 33% मई जून में, और फिर 33% हम सितंबर में खाद को दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार हम खाद को देते हैं। अब हम इसकी मात्रा की बात करें दोस्तों, पौध रोपाई के समय कितनी खाद देते हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं, रोपण में, पौध रोपण के समय। अब अगर हम बात करते हैं कि 1 से 4 वर्ष का जो पौधा है हमारा, तो उसमें हमें खाद कितनी देना है। तो 1 से 4 वर्ष के पौधों में हमें FIM की अगर बात करें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की हम बात करें, तो 10 kg हमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देनी पड़ती है। फिर 40 से 200 ग्राम यूरिया, 100 से 600 ग्राम सुपर फास्फेट और 40 से 225 ग्राम MOP। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने 40 से 200, 100 से 600 और 40 से 225 कहा, तो एक्चुअली हर साल लगभग उतनी ही मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे 40 है तो 40 की जगह फिर 80-90 ग्राम, 100 है तो 100 की जगह 200 ग्राम, और 40 है तो 40 की जगह 80-90 ग्राम। इस तरह से हम हर साल बढ़ा के लगभग 4 साल तक हम डालेंगे। फिर इसके बाद 4 से 7 वर्ष की अगर बात करते हैं तो 25 से 50 kg हम इसमें FIM या गोबर की खाद डालेंगे। फिर 200 से 300 ग्राम हम इसमें यूरिया डालेंगे। 600 से 1000 ग्राम के आसपास हम इसमें सुपर फास्फेट डालेंगे, और 225 से 350 ग्राम के आसपास हम इसमें MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो पौधे होंगे, उसमें 50 kg हम देसी खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट या FIM डालेंगे, 300 ग्राम यूरिया, 1000 ग्राम सुपर फास्फेट और 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP हम डालेंगे। अब इसके बाद लगातार इतनी ही मात्रा हमें डालना है। अगर हम इतनी खाद लगातार डालेंगे तो हमें
पर्याप्त उपज प्राप्त होगी। इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों के लिए जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि पानी का घोल बना के उसका हमें फूल और फल बनते समय स्प्रे हमें करना चाहिए। उससे पौधों में उपज बढ़ती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जिन तत्वों की होती है उनकी पूर्ति हो जाती है, तो हमारी उपज में इसका अंतर दिखता है। अब हम अमरूद में बाहर नियंत्रण की बात करते हैं, क्योंकि बाहर नियंत्रण अमरूद के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमरूद में 3 बहार होती है, अर्थात 3 बार फल आते हैं। जैसे अम्बे बहार जनवरी फरवरी अर्थात सर्दियों के मौसम में, मृग बहार अर्थात जून जुलाई अर्थात वर्षा के मौसम में, और हस्त बहार जो है वो सितंबर अक्टूबर अर्थात बरसात का एंड होता है उस समय और सर्दी का प्रारंभ होता है। तो इन 3 बहार का समय अमरूद में होता है। अब हमें कौन सी बहार में फल लेना है? अगर हम एक बहार में प्रॉपर फल लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहार अगर हम लेते हैं तो उपज हमें बहुत शानदार मिलती है। अगर आपको लगता है कि दूसरी बहार भी थोड़ी बहुत लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप एक बहार लें। अगर तीनों बहार हम लेते हैं तो फसल की गुणवत्ता और उपज पूरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए हमें बहार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। बहार नियंत्रण के लिए हम कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहला ये है कि जो बहार हमें नहीं लेना है उसके पहले हम सिंचाई बंद कर देते हैं। सिंचाई बंद करने से उसकी प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होती। दूसरा, हम वहाँ पर थाला होता है वहाँ पर गड्ढा कर देते हैं उस समय, और इससे जड़ों को हवा लगती है और उनका प्रॉपर विकास नहीं होता है। तीसरा, हमें कुछ रसायन उपलब्ध है मार्केट में जिसको स्प्रे करने से, जैसे यूरिया हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इसका स्प्रे करने से हम आर्टिफिशियल कृत्रिम पतझड़ ला सकते हैं। इससे भी हम बहार को रोक सकते हैं। इसके अलावा हम पौधों में फूल को भी हम कम कर सकते हैं। फूलों को काटकर, डालियों को काटकर जहाँ फूल आ रहे हैं उस समय हम उसकी प्रूनिंग कर भी बहार को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम बहार का नियंत्रण करते हैं। जब हमें फल लेना होते हैं उसके पहले हम सिंचाई देते हैं। इससे उसमें वानस्पतिक वृद्धि भी उनकी अच्छी होती है, फूल भी अधिक आते हैं और बहार अच्छे से आती है, अर्थात फल बहुत अच्छे से आते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पर अम्बे बहार ठीक रहती है, क्योंकि वहाँ पर बरसात के मौसम में अत्यधिक नमी होने के कारण मृग बहार हम नहीं लेते। अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर उसमें रोग और कीड़े अधिक लगते हैं। इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में हैं, वहाँ पर सर्दी अधिक पड़ रही है, बरसात अधिक हो रही है या गर्मी अधिक पड़ रही है। उसके हिसाब से हमें बहार का चयन करके, बाजार के हिसाब से हम चयन करके, पानी की उपलब्धता के हिसाब से चयन करते, इन सब परिस्थितियों को चयन करके हम बहार का चयन करें। उसके बाद हम बढ़िया फल ले सकते हैं। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमें प्रोत्साहन दें। आपका इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।